या A2, वेलोसिटीज थी V1 एंड V2. सो हम बोलेंगे मास फ्लो रेट इज सेम. मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम. सो A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2. अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो देन डेंसिटीज आर सेम, ρ1 ρ2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. सो सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको आपको याद रखना है. अब बर्नौलीज प्रिंसिपल. तो बेसिकली जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, आपके पास आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल. तो ये जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट होगा. सो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई, दिस विल बी कांस्टेंट. अब Y1 ये है हाइट फ्रॉम आवर रेफरेंस लेवल ऑफ पॉइंट 1 एंड Y2 इज हाइट फ्रॉम आवर रेफरेंस लेवल ऑफ पॉइंट 2. अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2. ओके, सो दिस इज आवर बर्नौलीज इक्वेशन. अब कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 अक्सर सेम लेवल पर होते हैं, तब हमारी बर्नौलीज इक्वेशन बड़ी सिंपल हो जाती है. रो जी Y1 एंड रो जी Y2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. सो सिंपल, ये बहुत हैंडी है. नाउ लेट अस गो फर्दर. टॉरिसलीज इक्वेशन. तो अगर आप किसी फ्री सरफेस से एट अ डेप्थ h एक बहुत छोटा होल बनाते हैं जिससे कुछ फ्लूइड बाहर आ सकता है, तो वहां पर उस स्ट्रीम की वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वो √2gh होती है. ओके, और हम बोलते हैं द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू द होल एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस इज सेम एज दैट ऑफ पार्टिकल फॉलन फ्रीली थ्रू हाइट h अंडर ग्रेविटी. दिस इज टॉरिसलीज प्रिंसिपल. सो बेसिकली अगर आप किसी पार्टिकल को छोड़ देंगे और वो डिस्टेंस h कवर करेगा अंडर ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड होगी √2gh, जो कि यहां पर स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बराबर होगी. ओके, ये मिस्टर टॉरिसलीज ने बताया था और उन्होंने ये इक्वेशन दी. थैंक यू मिस्टर टॉरिसलीज. नाउ लेट्स गो फर्दर. सो बेसिकली इस चीज को आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. अगर आप किसी बॉटल में अलग अलग डेप्थ पर होल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जहां पर डेप्थ कम है वहां पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी कम है, और जहां पर डेप्थ ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी बहुत ज्यादा है. ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग रेंज हमें दिख रही हैं. यस, तो चलिए रेंज पर बेस्ड एक क्वेश्चन से हम सेशन को शुरू करें. सो अ टैंक इज फिल्ड अप टू हाइट h विद अ लिक्विड एंड is placed on a platform of height h from the ground. तो ये प्लेटफॉर्म था एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, और इस प्लेटफॉर्म पर हमने रख दिया कंटेनर. और टू गेट द मैक्सिमम रेंज xm, a small hole is punched at a distance y from the free surface of the liquid. Then we have to calculate y and what is the maximum range. This is the question. तो बेसिकली हम हमारे होल को किधर बनाएं ताकि हमें मैक्सिमम रेंज मिल सके, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी. सो होल को हमने बनाया एट अ डेप्थ y फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो जो भी लिक्विड यहां पर बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, वो आपको शायद याद होगी. सो वी हैव द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, इसको हम बोल रहे हैं यहां पर ux. दिस इज इक्वल टू √2gy. ओके, और यहां पर जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होंगे इनिशियली. यहां पर uy वो 0 होगा. ओके, यस. अब देखिए मोशन कैसा होगा उनका मोशन होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. वाओ, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर सकते हैं और रेंज भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, रेंज होती है ux टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आइए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें. तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं
ये जो सिलेंडर का बेस है इट इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, और उस बेस से, इस कंटेनर के बेस से हमारे होल की हाइट है h माइनस वाई. दिस इज h माइनस वाई, h माइनस वाई. यस. अब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल्स का, दैट इज h माइनस वाई प्लस h. सो वी कैन से इट इज 2h minus y, and vertical displacement is equals to uyt plus half gt square. uy है 0 तो हम यहां लिखेंगे दिस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में t की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाय g. ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट. और अब हम रेंज निकालेंगे. रेंज इज इक्वल टू ux टाइम्स t. ux है अंडर रूट ऑफ 2gy, और इसको हम टाइम t से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाय g. सो रेंज हमारे पास में आई बेसिकली होल अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स y टाइम्स 2h माइनस वाई. दिस इज आवर रेंज. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब रेंज को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. सो हमारे पास आया रेंज एज अ फंक्शन ऑफ y. अलग अलग वैल्यू ऑफ y पर अलग अलग रेंज होगी, और हम वो y फाइंड कर सकते हैं जब रेंज मैक्सिमम होगी. कैसे फाइंड करें? वेल, एट मैक्सिमम रेंज dr बाय dy मस्ट बी इक्वल टू 0. राइट? ओके. तो अब देखिए यहां पर हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए जब रेंज मैक्सिमम होगी तो रेंज का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा. ओ ऑब्वियसली. सो वी कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टाइम्स 2h माइनस वाई. राइट? और अब आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करिए दोनों साइड पर. तो इस साइड पर हमारे पास आया 2r dr बाय dy. दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2h माइनस वाई, and then we have minus 4y. 4 minus we have 4 minus we have I think 4y. Yes. And this dr by dy ये तो 0 होना चाहिए. Okay. So this entire thing is equal to 0. Wow. और यहां से हमारे पास में y आ गया. y is equal to h. Okay. सो अगर ये डेप्थ h के बराबर होगी, यानी कि हम यहां पर बेस पर अगर होल बना देंगे तब हमारे पास में मैक्सिमम रेंज आएगी. वाह. तो इस बेस वाले होल से जो रेंज आएगी वो आएगी मैक्सिमम रेंज. सो कूल. अब यहां पर मैक्सिमम रेंज कितनी होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो आइए फाइंड करें. सो मैक्सिमम रेंज उसको आप XM बोलें या फिर उसको आप R मैक्स बोलें, एक ही बात है. सो दिस XM इज इक्वल टू, अब यहां पर R में विच इज अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स y टाइम्स 2h माइनस वाई. यहां पर y को हम h के बराबर लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स h टाइम्स 2h माइनस h विच इज ऑल्सो h. सो XM इज इक्वल टू 2h. ओके. तो हमारे पास में मैक्सिमम रेंज आ गई और हमारे पास में वो डेप्थ आ गई जहां पर हमें होल बनाना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम रेंज. सो XM इज इक्वल टू 2h, y इज इक्वल टू h, एंड A and C ये दोनों हमारे क्वेश्चन के सही आंसर होंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन. ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है. यहां पर हमारे पास में दो लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटीज अलग अलग है. हल्का वाला लिक्विड ऊपर तैरेगा, भारी वाला लिक्विड नीचे रहेगा, और हमने यहां पर एक होल बना दिया. ओहो. तो क्या यहां पर हम टॉरिस-लीज इक्वेशन लगा करके वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि टॉरिस-लीज इक्वेशन के लिए हमारे पास में एक ही लिक्विड होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो दो दो लिक्विड हैं. ओके. अब क्या करेंगे? अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमारे बेसिक्स पर आते हैं, विच इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो उनकी मदद से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ें, और यहाँ पर 4 पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं, तो इनको हम अलग अलग से आराम से सॉल्व करेंगे. सो
A cylindrical tank having cross-sectional area A equal to 0.5 meter square is filled with two liquids of densities ρ1 equal to 900 kg per meter cube and ρ2 equal to 600 kg per meter cube to a height h equal to 60 centimeter as shown in the figure. The stream is exiting from the right vertical wall at a height of y equal to 20 centimeter from the bottom with the area small a equal to 5 centimeter square. Calculate. तो यहां पर जो स्ट्रीम बाहर निकल रही है उसका एरिया में गिवन है विच इज स्मॉल ए, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का भी एरिया हमें गिवन है ओके विच इज कैपिटल ए, और ये हाइट्स भी हमें गिवन है 60 एंड 60, और ये डेंसिटीज भी हमें गिवन है ρ2 एंड ρ1. फाइन. और ये जो y है हाइट फ्रॉम द बेस एट विच दिस होल इज मेड, ये भी हमें गिवन है. अच्छा, फाइंड क्या करना है? वेल, चार चीजें फाइंड करनी है. तो आइए सबसे पहले ए फाइंड करें. ए में लिखा है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हम मान लेते हैं वो है v. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे एट द सेम लेवल. तो हमने लिया 0.1 वो कि अंदर है और 0.2 जो कि बाहर है. तो 0.1 पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी. तो यहां पर जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा एक तो प्रेशर का टर्म. 1 पे प्रेशर है P0 प्लस ρ2gh प्लस वी हैव ρ1g. व्हाट इज दिस? दिस इज h माइनस y. सो ρ1g h माइनस y. ओके, तो ये है प्रेशर एट 1. अब प्रेशर एट 1 पर फिर हम ऐड करेंगे हाफ ρ1 v1 स्क्वायर. अब v1 तो है 0. इफ v1 इज 0 दिस इंटायर थिंग इज 0. तो इसको हम नहीं लिखें तो भी चलेगा. फाइन. एंड दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू वी हैव P0 एज द प्रेशर एट 2. 2 पे प्रेशर P0 क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 2 तो एटमोस्फियर से एक्सपोज्ड है. सो प्रेशर इज P0 ओवर हेयर. एंड देन वी हैव हाफ ρ1 v स्क्वायर. हमने यहां पर ρ1 क्यों लिखा? क्योंकि ये ब्लू लिक्विड बाहर निकल रहा है. ये जो ब्राउन लिक्विड है वो तो ऊपर है, लेकिन जो बाहर निकल रहा है वो है ब्लू लिक्विड, और ब्लू लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, इसलिए हमने यहां पर ρ1 लिखा. अब यहां पर P0 तो कैंसिल होगा और हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ρ2gh. व्हाट इज ρ2? ρ2 इज 600 into 10 into h is 0.6, and then we have ρ1 which is 900, and then we have g as 10, and then h minus y. So 60 minus 20 which is 40 centimeter is 0.4 meters. This is equal to half ρ1 which is 900 times v square. दो जीरो तो कैंसिल हुए, बैम बैम बैम, और हमारे पास में आ रहा है 36 plus 36 which is 72 times 2 divided by 9 whole under root, and this is under root 16 which is 4 meter per second. तो हमारे पास में v आ गया 4 मीटर पर सेकेंड. कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्ट ए हमने फिनिश कर दिया. अब हम बात करते हैं पार्ट बी की. पार्ट बी बड़ा ही बेहतरीन है. हॉरिजॉन्टल force F to keep the cylinder in static equilibrium, it is placed on smooth horizontal plane. इस सिलेंडर को हमने स्मूथ सरफेस पे रख दिया. इस पे हम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सके? दिस इज द क्वेश्चन. अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है. यहां पर जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो वेलोसिटी गेन कर रहा है. जब वो अंदर था तब उसके पास में वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जब वो बाहर आया तब उसके पास में वेलोसिटी है. तो जरूर उस पर कुछ फोर्स लगा होगा, तभी जाकर के चेंज इन मोमेंटम आया है. राइट. तो यहां पर लिक्विड पर कुछ फोर्स लगा, उसको हमने बोल दिया F0. मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट ले, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ है डेल्टा x. इस एलिमेंट पर फोर्स लगा F0 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इसका रिएक्शन कहां लगेगा? इसका रिएक्शन लगेगा ऑन द इंटायर सिलेंडर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. वो भी होगा F0 के बराबर. तो इक्वल एंड ऑपोजिट. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. तो अब पूरे सिलेंडर पर एक
फोर्स है एफ नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसके कारण ये सिलेंडर एक्सलरेट होना चाहिए था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रहे, इसलिए हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया एफ। ओके, और अब हमारा सिलेंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन लगा नहीं सकती, देन दिस एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ नॉट, ताकि ये पूरा का पूरा सिलेंडर इक्विलिब्रियम पे रह पाए। इज दिस क्लियर? यस, इट इज क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एफ नॉट। तो ये जो लिक्विड बाहर आ रहा था जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स थी, इस पर कितना फोर्स लग रहा था? एफ नॉट। सो एफ नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, राइट? ओके, अब डेल्टा पी कैसे निकालें? वेल, सबसे पहले हम यहां पर मास लिखते हैं, मास इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स डेल्टा एक्स, और फिर मास को मास के लिए हमें डेंसिटी भी लिखनी पड़ेगी विच इज ρ1 ऑफ दिस ब्लू लिक्विड। तो हमने मास लिखा, इसको हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कितना था इस पोर्शन का? व्हेन दिस पोर्शन वाज इनसाइड, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो मोमेंटम भी 0 था। हाँ, सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितना होता है? v। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो वेलोसिटी है v, सो वी कैन से दिस एफ नॉट इज इक्वल टू ρ1 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a small a times v square. So this is f naught. Fine. तो आइए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करें f naught की। f naught is equal to ρ1 given है 900, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्ट्रीम विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद में हमने v स्क्वायर लिखा, सो v केम आउट टू बी 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड दिस f naught, this comes out to be about 7.2 Newton. This is F naught. अब F naught तो रिएक्शन फोर्स है, this is the reaction force. तो लिक्विड पे फोर्स लगा आगे के डायरेक्शन में, इसका रिएक्शन आया पीछे के डायरेक्शन में विच इज F naught, और इस F naught को बैलेंस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो F की वैल्यू भी यहां पर F naught के बराबर होनी चाहिए विच इज 7.2 न्यूटन। ओके, सो हमारे पास में ये दो आंसर आ गए ए एंड बी के, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 7.2 न्यूटन। अंडरस्टूड? यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी एंड डी। अब पार्ट सी में हमने बॉटम सरफेस को स्मूथ नहीं लिया, यहां पर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है विच इज म्यू इक्वल टू 0.01। तो आइए सी को पढ़ें। सी सेज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ टू कीप द सिलेंडर एट रेस्ट, the coefficient of friction between the cylinder and the plane is mu equal to 0.01। तो अब अगर हमारे यहां पर स्मूथ सरफेस नहीं है लेकिन एक रफ सरफेस है, mu इक्वल टू 0.01 गिवन है, तब हमारे एक्सटर्नल फोर्स F की रेंज क्या होनी चाहिए ताकि ये सिलेंडर रेस्ट पर रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे? व्हाट इज द रेंज ऑफ F सच दैट द सिलेंडर रिमेन्स अंडर इक्विलिब्रियम? अच्छा, सबसे पहले हम वो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं जब ये सिलेंडर एक्सेलरेट होगा। ओके, तो इस सिलेंडर को मूव कराने के लिए ये हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आइए सबसे पहले ये निकालें। सो फॉर नॉन इक्विलिब्रियम NON, नॉन इक्विलिब्रियम, हम बोलेंगे कि दिस एक्सटर्नल फोर्स F, ये हमने इतना ज्यादा कर दिया कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, और ये जो यहां पर रिएक्शन लग रहा था विच इज F नॉट, उसको भी ओवरकम कर लिया, और जो फ्रिक्शन लग रहा था इसको भी ओवरकम कर लिया, और इस सिलेंडर को राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया। ओके, सो F माइनस F नॉट प्लस फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस केस बिकॉज देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग नाउ, क्योंकि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, this is equal to total mass of the container times A, total mass of this entire thing times A। ठीक है, अब ये है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स F ये कितना होना चाहिए? तो हम बोलेंगे F मस्ट बी ग्रेटर देन F नॉट प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? ओके, अब F नॉट की वैल्यू तो हमने फाइंड करी थी 7.2 न्यूटन, तो हम यहां लिखेंगे F नॉट इज इक्वल टू 7.2,
और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कितना होगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स म्यू। तो आइए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स म्यू निकालें। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स म्यू? तो नॉर्मल रिएक्शन, उसके लिए हमें मास पता होना चाहिए, और मास कैसे निकालें? वेल लेट्स राइट। तो हम बोलेंगे रो टू टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स हाइट एच, ये दिस इंटायर थिंग टाइम्स जी। तो एम जी इस वाले ब्राउन लिक्विड का, अब ब्लू लिक्विड का एम जी, दिस इज रो वन ए इंटू एच इंटू जी। तो इसका मास टाइम्स हमने जी कर दिया तो इसका वेट आ गया, एंड ब्राउन लिक्विड का मास टाइम्स जी कर दिया तो उसका वेट आ गया, एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय म्यू। तो हमने टोटल वेट फाइंड करा, टोटल वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स म्यू वो हमें दे देगा काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइन, तो आइए वैल्यूज पुट करें। सो एफ के इज इक्वल टू, अब रो टू प्लस रो वन, 900 प्लस 600 विच इज 1500। हमने ए एच एंड जी इनको कॉमन ले लिया। सो एरिया ए वो है 0.5, ये बड़ा वाला एरिया, एंड एच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर, एंड जी इज 10, एंड दिस म्यू इज 0.01। तो हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 45 न्यूटन। दिस इज आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो 7.2 प्लस 45, हमारे पास में फोर्स बड़ा होना चाहिए 52.2 न्यूटन से। इफ F इज ग्रेटर देन 52.2 न्यूटन, तब हमारा सिलेंडर एक्सेलरेट करने लगेगा। तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ गई उस रेंज की जिस रेंज में हम फोर्स F को रखें ताकि हमारा सिलेंडर स्टेशनरी रहे और ये इक्विलिब्रियम में रहे। सो F इज लेस देन और इक्वल टू 52.2, तब हम सेफ हैं। यस, और यहां पर ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए F की ताकि हमारा सिलेंडर रेस्ट पर रह सके? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F ताकि ये सिलेंडर रेस्ट पर रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे? तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? वेल दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। देखिए, अगर इस फोर्स को आप जीरो कर देंगे तो क्या ये सिलेंडर मूव होगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम आपने इस फोर्स को जीरो कर दिया तो क्या ये सिलेंडर मूव होगा? वेल देखते हैं, यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है? वेल इसको तो हमने जीरो कर दिया, यहां पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है 7.2। अब इसके अगेंस्ट एक फोर्स होना चाहिए ताकि ये सिलेंडर रेस्ट पर रह सके। सो हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो, सिलेंडर रेस्ट पर हो, तो इसके अगेंस्ट फोर्स आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? आइए चेक करें। स्टैटिक फ्रिक्शन की हम रेंज देखते हैं। ओके, इसकी रेंज है फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स म्यू, राइट? this means that its range is from 0 to 45। हाँ, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज। ठीक है, अब हमें फ्रिक्शन चाहिए कितना टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग? वेल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 7.2, दिस इज द रिएक्शन फोर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है 7.2 और ये इस सिलेंडर को पीछे के डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है। दिस इज कॉजिंग द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, और इसी को ही हमें अपोज करना है। सो फ्रिक्शन फोर्स विल नाउ कम इनटू पिक्चर, और वो होगा 7.2 न्यूटन के बराबर, ताकि यहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए और ये सिलेंडर रेस्ट पर रहे। सो our friction which is required is just 7.2 Newton, और 7.2 Newton friction लग सकता है because this is falling in the range of static friction. So 7.2 Newton friction will act, and the external force F can be zero. तो बिना किसी external force के ये सिलेंडर रेस्ट पे रह सकता है, and we can say the minimum value of this force can be zero. So from 0 to 52.2 न्यूटन, ये हमने रेंज फाइंड कर ली इस फोर्स की ताकि सिलेंडर एक्सेलरेट ना हो। नाउ लेट्स गो टू पार्ट डी, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड कॉलम
एंड ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री सेपरेटिंग द टू लिक्विड्स। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है बड़ी सारी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। और ये जो बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है इन दो लिक्विड को, इस बाउंड्री की वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? वेल, इनकी वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? बताइए। इनकी वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। व्हाई? बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। तो दोनों जगह हमने वेलोसिटी लिखी v डैश। ओके, आइए चलिए v डैश की वैल्यू फाइंड करें। सो वी कैन से दैट दिस v dash times area of cross section A, capital A, is equal to this area which is small a times the velocity of a flux which is v. कैसे आई ये इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस। तो देखिए यहां पर फ्लूइड बाहर आता रहेगा और उसके कारण ये जो अंदर वाला फ्लूइड है उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो हमने लिखा कि v डैश इज इक्वल टू स्मॉल ए वी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। स्मॉल ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। v की वैल्यू थी 4, वो हमने कैलकुलेट करी थी। एंड कैपिटल ए इसकी वैल्यू है 0.5, तो हमारे पास में v डैश आया 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। कितनी छोटी वेलोसिटी है। सो वी फाउंड आउट v डैश एंड वी फाउंड आउट दिस रेंज। तो हमने पार्ट सी और पार्ट डी को भी सॉल्व कर लिया और ये है इनके आंसर, बिल्कुल सही है। सो दिस वाज एन ऑसम क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स गो फर्दर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेबी क्वेश्चन। इसको आप बिना किसी इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं। सो अ सिलेंड्रिकल ड्रम ओपन एट टॉप। तो एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ऊपर से खुला हुआ है, कंटेन्स 30 लीटर ऑफ वाटर। इट ड्रेन्स आउट थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग एट द बॉटम। तो नीचे हमने एक ओपनिंग कर दी और वहां से लिक्विड बाहर आएगा। 10 liter of water comes out in time t1, next 10 liter in further time t2 and the last 10 liter in further time t3 then। तो ये है यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड। तो सबसे पहले 10 लीटर निकल गया, ओके, तो टाइम t1 लगा। अब कितना वाटर बचा? 20 लीटर का, ठीक है। फिर 10 लीटर और निकल गया, फाइन। और फाइनली कितना पानी बचा? 10 लीटर। अच्छा, तो ये फाइनल जो 10 लीटर था ये भी निकल गया। तो यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t1 और यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t2 और इस कंटेनर को खाली होने में टाइम लगा t3। ओके, तो हमें ये बताना है कि पहला 10 लीटर खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा या लास्ट 10 लीटर खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू √2gh, राइट। तो जितनी ज्यादा हाइट होती है ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द होल, उतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है। तो ये जो पहला केस था यहां पर एवरेज हाइट ज्यादा थी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी ज्यादा थी, इसलिए पहला 10 लीटर तो आराम से बहुत जल्दी खाली होगा। पहला 10 लीटर उसको खाली होने में मिनिमम टाइम लगेगा। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज द हाईएस्ट, तो वो बहुत जल्दी खाली होगा। सो वी कैन से दिस t1 इज लीस्ट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मैक्सिमम थी जब पहला 10 लीटर खाली हुआ। अब उसके बाद में जब अगला 10 लीटर खाली होगा तो इसको t1 से ज्यादा टाइम लगेगा और जो फाइनल 10 लीटर है उसके खाली होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर जो एवरेज हाइट है वो सबसे कम है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सबसे कम है और इसको खाली होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो t3 इज मैक्सिमम। So we can mark option C as the correct answer for this question. अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है ऑन फ्लूइड स्टैटिक्स।
Find the speed of rotation of 1 meter diameter tank initially full of water such that water surface makes an angle of 45 degree with the horizontal at a radius of 30 centimeter. What is the slope of the surface at the wall of the tank? तो एक हमारे पास में ड्रम है, एक टैंक है और इसका डायमीटर 1 मीटर गिवन है, यानी कि जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और इस टैंक को हमने रोटेट करा, सो द सरफेस, उसकी जो शेप है वो शेप आई पैराबोलॉइड की शेप में। वाह! तो आपने देखा होगा जब दूध के गिलास में आप शक्कर मिलाते हैं तो वो जो शेप होती है वो कुछ वियर्ड शेप होती है। नाउ एक पॉइंट है जो कि है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। यहां पर जो सरफेस की स्लोप है वो हमें पता है, दिस स्लोप इज 1, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फाइन, हमें बताना है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सरफेस एट द वॉल ऑफ द टैंक। तो टैंक की जो दीवार है यहां पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ये वाला एंगल कितना होगा। सो बेसिकली ये वाला एंगल फाई हम निकाल सकते हैं और उसके बाद में स्लोप फाइंड कर सकते हैं। 10 फाई, उसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। अंडरस्टूड? यस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी शेप चेंज होती जाती है। सो बेसिकली the equation, if you want the equation at a particular cross section, वो वाली इक्वेशन y in terms of x वो डिपेंड करेगी ओमेगा पर। ओके, तो आइए सबसे पहले वो इक्वेशन फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ वी हैव अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस लेट्स से x फ्रॉम द एक्सिस, और यहां पर जो मास है उसको आप dm मास मान लीजिए या फिर स्मॉल m मास मान लीजिए। उस मास पर कौन से फोर्सेस लगेंगे? उस मास को आप, वो है तो लिक्विड का ही, लेकिन आप उसको बाकी के लिक्विड से थोड़ा अलग मानिए ताकि हम सिर्फ उसके लिए इक्वेशन लिख सकें। तो उस पर एक फोर्स लगेगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर वो मास है m, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, और उस मास को अगर आप रोटेटरी फ्रेम में देखें, अगर आप उसको इस सर्कुलर फ्रेम में देखें, सर्कुलर मोशन वाले फ्रेम में देखें, तो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगा देंगे m ओमेगा स्क्वायर r और m ओमेगा स्क्वायर x इन दिस केस। ओके, तो ये हैं तीन फोर्सेस। अब आप एंगल बना सकते हैं। सो लेट्स से दिस एंगल is equal to theta, this angle will also be theta and this angle will also be theta। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी अंडर इक्विलिब्रियम इन दिस रेफरेंस फ्रेम वी कैन से mg sin theta is equal to m ओमेगा स्क्वायर x cos theta। ओके, तो हमारे पास आया tan theta is equal to ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय g। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। अब यहां से थोड़ा सा डिराइव करके आप y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। जब एंगल 45 डिग्री था तब एंगुलर वेलोसिटी क्या, तब हमारे पास में रेडियस था 30 सेंटीमीटर, और उसकी मदद से हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर निकाल लेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो वी कैन से tan 45 is 1, this is equal to omega square times x, x is 30 centimeter or 0.3 meter divided by g which is 10। तो यहां से हमारे पास में आया ओमेगा, this is equal to 10 by root 3, this is ओमेगा। अब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमें यहां पर ये जो सरफेस से ये जो टेंजेंट हमने बनाई उसका एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है। उस एंगल को हम बोलेंगे फाई। ओके, सो दिस एंगल इज फाई। आइए इसकी वैल्यू निकालें।
So we will say that now tan phi is equal to omega square, which is 10 by root 3 square times x. अब हमारा जो रेडियस है दिस इज 50 सेंटीमीटर, सो वी कैन से 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय g विच इज 10. ओके, तो ऐसे हमारे पास में 10 phi आएगा. 10 phi is coming out to be we can say 5 by 3 and phi is tan inverse of 5 by 3. तो हमारे पास में स्लोप आ गई 5 by 3, वो हमसे पूछी गई थी और हमने एंगल भी फाइंड कर लिया और इसके अलावा हमने ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड कर ली. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा जिसको अगर आप याद रख लेंगे तो बड़ी आसानी होगी. ये जो tan थीटा है इसको आप लिख दीजिए dy by dx, और dx को जब आप दूसरे साइड लेकर के जाएंगे और इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g. तो ये इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी यूजफुल. अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी होगी इस ये सिलेंडर को रोटेट करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कई क्वेश्चन में पड़ती है. सो रिमेंबर दिस इक्वेशन y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. ओके, अब हमने यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड कर लिया एंड वी कैन जस्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये है बॉयंट फोर्स पर बेस्ड. सो अ शिप सेलिंग फ्रॉम सी इनटू रिवर सिंक्स x mm. तो हमारा जो शिप था, मान लीजिए ये है हमारा शिप, इसमें कुछ सामान ट्रेवल हो रहा होगा. तो मान लीजिए शिप का मास है कैपिटल M और ये जो सामान है इसका मास है स्मॉल m. तो ये था हमारा शिप और शिप इनिशियली था सी वाटर में. सो दिस इज आवर सी वाटर. फाइन, यस. अब ये शिप एंटर करता है रिवर में. तो सी वाटर तो ज्यादा डेंस होता है, रिवर का वाटर कम डेंस होता है. तो अब ये एंटर हो गया रिवर वाटर में. अब क्या होगा, रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है इसलिए ये शिप थोड़ा सा सिंक हो जाएगा. पूरा सिंक नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. ओके, स्टिल इट इज अंडर इक्विलिब्रियम. अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ज्यादा है लेकिन बॉयंट फोर्स उतना का उतना सेम है, क्योंकि इसको बॉयंट फोर्स का मकसद है टू बैलेंस द इंटायर वेट. इसका वेट चेंज नहीं हुआ है इसलिए बॉयंट फोर्स चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि डेंसिटी चेंज हुई है इसलिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड थोड़ी अलग होगी, इसलिए शिप थोड़ा सा सिंक हो गया और हमें गिवन है इट सिंक्स बाय x mm. तो अगर ये इसकी बेस की डेप्थ L थी फ्रॉम द सरफेस, अब वो डेप्थ होगी L प्लस x. ओके, तो x mm ये थोड़ा सिंक हो गया. नाउ ऑन डिस्चार्जिंग द कार्गो इट रेजेस बाय y mm. तो जब ये कार्गो इसने बाहर निकाल दिया तब ये रेज होता है बाय y mm. तो अब आप देख सकते हैं कि ये अभी रिवर में ही है. दिस इज नॉट इन द सी, ये रिवर में ही है और इसने कार्गो को डिस्चार्ज कर दिया. सो कार्गो को डिस्चार्ज करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आएगा. सो वी कैन से इट कम्स अप फ्रॉम दिस लेवल बाय अमाउंट y mm. Okay, so this is our ship. It comes up by y mm. Okay, तो यहां पर डेप्थ थी L प्लस x और अब ये y mm ऊपर आ गया. सो माइनस y. दिस इज द न्यू डेप्थ ऑफ द बेस फ्रॉम द सरफेस. अब हम बात करते हैं आगे की. ऑन प्रोसीडिंग अगेन इनटू द सी द शिप रेजेस बाय z mm. अब ये जो शिप है कार्गो खाली करने के बाद ये चला गया सी में. इसने कहा रिवर में मैं क्या करूंगा, कार्गो तो मैंने खाली कर दिया, मेरी जॉब खत्म, चलो सी में चलते हैं. तो वो गया सी में
और सी की डेंसिटी जो होती है, सी वाटर की डेंसिटी रिवर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, बहुत सारा सॉल्ट मिला रहता है। तो सी में एंटर करने पर ये ये ZMM और ऊपर आ गया। सो दिस इज ZMM। ओके, अब हमसे पूछा गया कि अज्यूमिंग शिप साइड्स टू बी वर्टिकल एट वाटर लाइन, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर विल बी द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, रो सी वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर। रिवर का वाटर नॉर्मल होता है, तो हम यहां पर डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम बोलेंगे लैम्डा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया? A ship sailing from sea into the river sinks x mm and on discharging the cargo raises y mm. On proceeding again into the sea, the ship raises by z mm. Assuming ship sides to be vertical and at water line, find the specific gravity of sea water. Okay, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्लियर है। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में शिप का जो वेट है वो बॉयंट फोर्स हमारा बैलेंस कर रहा है। तो बेसिकली पहले था शिप प्लस कार्गो का वेट, और उसके बाद में सिर्फ कार्गो को डिस्चार्ज करने के बाद सिर्फ जो बाकी का शिप का पोर्शन बचा उसका वेट। तो पूरे के पूरे केस में बॉयंट फोर्स सब कुछ बैलेंस कर रहा है। तो आइए इक्वेशंस लिखें। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर दिस केस जब वो सी में है। सो वी कैन से टोटल वेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m g, this is equal to weight of liquid displaced. So this is rho sea water times volume of sea water times g. तो volume of sea water displaced वो होगा L times area of cross section A. Let's say area of cross section is A, and then we multiply it by g. So this is our first equation. Okay, अब हम लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो जब वो रिवर में आ गया, सो वी कैन से वी हैव कैपिटल M प्लस स्मॉल m g, दिस इज इक्वल टू टोटल वेट, एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स उसको हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर टाइम्स दिस डेप्थ विच इज L प्लस x टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज A टाइम्स g। ओके, तो हमने लिखी दो इक्वेशन। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में हमने मास ये जो स्मॉल m है इसको हमने खाली कर दिया। सो वी हैव दिस कैपिटल M g, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस इज L प्लस x माइनस y टाइम्स डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर टाइम्स G times area of cross section which is A. Okay, and the last equation आप देखिए, ये जब सी वाटर में एंटर हुआ तो ZMM और ऊपर आ गया। तो हम लिखेंगे अब L प्लस एक्स माइनस वाई, इतना तो पहले से था, इसके बेस का डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर, और अब ZMM ये और ऊपर आ गया। सो माइनस जेड हमने और कर दिया। सो अब ये है सी वाटर में, तो हम लिखेंगे mg, दिस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स दिस डेप्थ टाइम्स डेंसिटी ऑफ सी वाटर टाइम्स g। तो ये आई हमारे पास में चार इक्वेशंस। अब आइए इनको सॉल्व करें। तो पहली दो इक्वेशन से आप ये बोलेंगे कि when we divide them we have lambda times L is equal to L plus x। so इसको हम बोलेंगे इक्वेशन A, कैप इक्वेशन, let's call it इक्वेशन 5। ओके, चार इक्वेशन हमने पहले से लिख रखी हैं। इक्वेशन 5 इज दिस। नाउ जो आखिरी की दो इक्वेशन है
इनको आप देखिए, सो वी कैन जस्ट डिवाइड देम। हमारे पास आएगा लैम्डा टाइम्स एल प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड is equal to L plus X minus Y. Okay? Yes. So, this is equation 6. अब 5 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और we can say let's subtract 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा y is equal to lambda times we have L कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, y प्लस जेड माइनस एक्स। ओके, और यहां से हमारे पास में लैम्डा आ गया जो कि हमें निकालना था। लैम्डा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y प्लस जेड minus x. So this is lambda. This is the final answer for our question. Y divided by y plus z minus x, या फिर आप उसको लिख सकते हैं y divided by y minus x plus z. This is the relative density of sea water with respect to our river water. Okay. So this is how we solve this question. अब बॉयंट फोर्स पर बेस्ड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमने फ्लूइड स्टैटिक्स और एसएचएम को कंबाइन करके बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर बनाया है। आइए इसको देखें। अ क्यूबॉइडल पीस ऑफ वुड हैज डायमेंशंस L, M and N. इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज D. तो रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है। सो दिस मीन्स डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी of whatever liquid we have. Let's say we have a liquid W, so density of solid divided by density of this liquid, this is equal to D. Relative density is D. It is floating in a larger body of water, so this liquid is water such that the side L is vertical, so this side is vertical of length L. It is pushed down a bit and released. तो अर्लियर ये इक्विलिब्रियम में था, अब हमने इसको जबरदस्ती नीचे की तरफ धक्का दिया और छोड़ दिया। द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एग्जीक्यूटेड बाय इट इज, तो ये ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा और उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। वेल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम बड़े शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर ये ऑसिलेटरी मोशन आखिर हो क्यों रहा है। वेल, जब हमने इसको नीचे की तरफ धक्का दिया और छोड़ा तब वहां पर बॉयंट फोर्स एक्सिस में था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बॉयंट फोर्स और वेट बराबर थे, लेकिन जब हमने इसको नीचे धक्का दिया तो बॉयंट फोर्स ज्यादा हो गया और हमने इसको छोड़ दिया। तो अब जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है वो इसको एक्सेलरेट कराएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन पर आने पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएगी। अब जब वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ लेके जाएगी तब हमारा बॉयंट फोर्स कम हो जाएगा और mg डोमिनेट करने लगेगा, तो एक्सेलरेशन वापस से मीन पोजीशन की तरफ। तो इस टाइप से यहां पर टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा और उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली हम बोलेंगे दिस एक्सेस बॉयंट फोर्स और change in buoyant force from the equilibrium position, this is causing the acceleration. So delta FB is equals to ma. Okay, and acceleration should come out in the format a is equals to minus omega square x, where x is the displacement from the mean position, और वहां से हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे विच इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा एफ बी इज इक्वल टू एम ए और उसको हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्मेट ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में, और फाइनली हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब हम ये चेंज इन बॉयंट फोर्स जरा फाइंड करें। तो बेसिकली आप देखिए इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पर mg और बॉयंट फोर्स दोनों बराबर थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब
हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुश करके थोड़ा सा छोड़ दिया, और जब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे के डायरेक्शन में x डिस्टेंस पर है, यानी कि इसका जो बेस है वो भी x डिस्टेंस नीचे है, तब यहां पर जो बॉयंट फोर्स है वो ज्यादा है. इट इज ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. यस, ओके. तो चेंज इन बॉयंट फोर्स कितना है? डेल्टा एफ बी. कितना कितना बॉयंट फोर्स ज्यादा है? आप बोलेंगे वो है दिस x times area of cross section, which is n times m. This is the volume of the liquid displaced, extra volume of the liquid displaced, times g times density of the liquid. ओके, तो ये आ गया हमारे पास में एक्स्ट्रा बुओयंट फोर्स. अब जरा डायरेक्शन देखते हैं. देखिए, एक्स है नीचे के डायरेक्शन में और बुओयंट फोर्स इंक्रीज हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में. यस, तो बुओयंट फोर्स का डायरेक्शन, बुओयंट फोर्स के इंक्रीज होने का डायरेक्शन एंड एक्स का डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट हैं. इसलिए हमें यहां पर नेगेटिव साइन भी पुट करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? यस. अब देखते हैं दिस increase in buoyant force is equals to mass times acceleration. So this entire mass times acceleration a, right? तो mass कितना है यहाँ पर? mass आप लिख सकते हैं total volume which is L N M times the density of the solid which is rho solid. This is the mass, और उसको हम acceleration a से multiply करेंगे, राइट? और अब हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, a इज इक्वल टू माइनस समथिंग टाइम्स x. व्हाट इज दिस समथिंग? दिस समथिंग इज लुकिंग आउट टू बी, वी कैन से रो वाटर टाइम्स g डिवाइडेड बाय वी हैव L and then we have rho solid. Okay, so इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस, अब हमें गिवन था रो सॉलिड डिवाइडेड बाय रो वाटर, दिस इज इक्वल टू d, रिलेटिव डेंसिटी d. सो वी हैव g डिवाइडेड बाय LD, और हमने यहां पर x लिखा. और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के साथ. तो यहां से हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, एंड ओमेगा इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय LD, और टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट LD डिवाइडेड बाय g. दिस इज हाउ वी फाइंड द टाइम पीरियड. ओके, तो पूरे क्वेश्चन में कंसेप्ट बड़ा सिंपल था. चेंज इन buoyant फोर्स इज कॉजिंग द एक्सेलरेशन, एंड चेंज इन buoyant फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. और उस तरीके से हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया. Awesome. So this is how we combine various topics together. Now let's move on. यहां पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. एंड लेट्स मूव ऑन. इस क्वेश्चन में हम वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल समझेंगे. वेंचुरीमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फ्लो रेट मेजर करते हैं. तो यहां पर आप देखिए, बहुत बड़ा गला है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1. फिर यहां पर छोटा सा गला है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2. तो जब फ्लूइड बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पे आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? ओके, अब बर्नौलीज इक्वेशन से आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा, जब वेलोसिटी बढ़ती है तब प्रेशर कम हो जाता है. जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब प्रेशर कम हो जाता है. ये आपको बर्नौलीज इक्वेशन से देखने को मिलेगा. So water flows through a horizontal tube as shown in the figure. If the difference of heights of water column in the vertical tubes is 0.6 centimeter, then the areas of cross section at A and B are 4 centimeter square and 2 centimeter square respectively. Find the rate of flow of water across any section. तो यहां पर हमें rate of flow find करनी है. What is the value of Q? Q को हम लिखेंगे A1 V1, या फिर आप इसको A2 V2 भी लिख सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस वॉल्यूम फ्लो रेट. और हमें गिवन है कि
ये जो हाइट डिफरेंस है दिस इज 0.6। तो यहां पर ये 2 पर वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां पर प्रेशर कम होगा, सो दिस हाइट इन दिस वर्टिकल ट्यूब इज स्मॉल। और 1 पर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि वेलोसिटी कम थी, इसलिए ये वाली जो हाइट है ये ज्यादा है। तो बेसिकली यहां पर हाइट डिफरेंस है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वाटर फ्लो रेट इफ दिस हाइट डिफरेंस इज 0.6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 4 and 2। तो आइए इस क्वेश्चन में हम सारी की सारी इक्वेशन लगा दें जो हमने आज तक सीखी हैं फ्लूइड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 इक्वल टू A2V2। सो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। और कौन सी इक्वेशन आप जानते हैं? वेल हम जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, सो एट द सेम लेवल 1 and 2 दोनों पॉइंट हैं, तो सेम लेवल पर बर्नौलीज इक्वेशन आइए हम लगाएं। तो हम बोलेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऑसम। और कौन सी इक्वेशन आप जानते हैं? वेल हम जानते हैं कि रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? Q। वेल Q हम लिखेंगे A1V1। ओके, यस। और यहां पर हम फ्लूइड स्टैटिक्स की इक्वेशन भी देख सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। हाँ, वो भी तो थी फ्लूइड्स की इक्वेशन। यस, सो P1 ये पॉइंट है 1 यहां पर, ये पॉइंट है 2 यहां पर। 2 को आप इस ट्यूब के नीचे लीजिए, 1 को आप इस ट्यूब के नीचे लीजिए, तब आपको दिखेगा कि P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू रो जी एच। यस, ये भी तो हम जानते हैं। तो हमने फ्लूइड्स की सारी इक्वेशन को एक साथ लिख दिया। तो इन चारों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो आपके पास में आएगा Q विच इज इक्वल टू A1V1। उसकी वैल्यू आएगी A1 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय A1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है टू गेट द फाइनल आंसर। तो आइए जरा वैल्यूज देखें। अब आंसर हम निकाल सकते हैं, दिस वॉल्यूम फ्लो रेट उसको हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आइए CGS यूनिट में हम वैल्यूज पुट करें। तो सबसे पहले A1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिखा 4। उसके बाद में इनसाइड द अंडर रूट वी हैव 2 टाइम्स G। अब G की वैल्यू CGS यूनिट में क्या होती है? हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है G, लेकिन CGS यूनिट में हम उसको लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And then we have H given as 0.6 centimeter. So we write 0.6 over here. And then we divide it by A1 by A2 square minus 1. A1 था 4, A2 था 2. So 4 by 2 is 2, 2 square minus 1. So what are we getting? We are getting 4 times 20. This is equal to 80. सो हमारे पास में आया वॉल्यूम फ्लो रेट 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हमने इसे CGS यूनिट में निकाला, एंड वी कैन जस्ट मूव ऑन टू अनदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इनफैक्ट हमारे टॉयलेट्स में जो फ्लश होता है वहां पर भी इसका एप्लीकेशन मौजूद है। ये है लेवल कंट्रोलर। तो आइए समझें लेवल कंट्रोलर को। A level controller is shown in the figure. Wow, this is level controller. Yes. अब लेवल कंट्रोलर बना किस किस से है? इट कंसिस्ट ऑफ थिन सर्कुलर प्लग ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बहुत पतला मासलेस एक प्लग था जिसका एरिया हमें गिवन है, एंड अ सिलेंड्रिकल फ्लोट ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइड टुगेदर विद अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में एक फ्लोट है, इसके अलावा हमारे पास एक रिजिड रॉड है जो कि बहुत हल्की है, 10 सेंटीमीटर लंबी, और नीचे है एक बहुत हल्का प्लग जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है, और हमें इस फ्लोट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। नाउ द प्लग फिट्स इन स्नगली इन अ ड्रेन होल एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच ओपन्स इनटू द एटमॉस्फेयर।
तो ये बड़ा ढीले तरीके से ये प्लग यहाँ पर इस होल को कवर कर रहा था। बाहर तो है एटमोस्फियर, वहां पे प्रेशर है P नॉट, और अंदर प्रेशर P नॉट से ज्यादा है। तो अगर ये लिक्विड की हाइट आप h माने तो यहाँ पर प्रेशर है P नॉट प्लस रो जी एच। तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो भी इस प्लग को अपनी जगह पर रख रहा है और वाटर को बाहर आने से रोक रहा है। सो वी कैन से द प्लग fits in snugly in a drain hole at the bottom of the tank which opens into the atmosphere. As the water fills up, the level reaches height h and the plug opens. Find h. The float has the mass of 0.3 kg and the plug may be assumed to be massless. तो हम यहां पर वाटर भरते गए और फिर क्या हुआ? फिर देखिए, पहले ये जो फ्लोट था इसका कुछ वेट था नीचे के डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे हम पानी भरते गए तो यहां पर बॉयंट फोर्स इस पे इंक्रीज होता गया। एक ऐसा पॉइंट आया जब बॉयंट फोर्स mg को बैलेंस करने लगा। उसके बावजूद हमने पानी भरना छोड़ा नहीं, हम और पानी डालते गए। अब जो बॉयंट फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, इट इज ग्रेटर देन mg। तो बॉयंट फोर्स अब ज्यादा है और mg कम है, तो क्या होगा? तो यहां पर टेंशन T डेवलप हो जाएगा एंड दिस ड्यू टू दिस टेंशन इस प्लग पर ऊपर के डायरेक्शन में एक पुल लगेगा। यस, ओके। तो अब हम एच को और बढ़ाते गए, बॉयंट फोर्स और इंक्रीज होता गया, ये टेंशन T और इंक्रीज होता गया और एक ऐसा पॉइंट आया कि इस प्लग पर नेट फोर्स 0 हो गया और उसके बाद ये प्लग ओपन हो गया। वाह! और फिर पानी बाहर निकलने लगा। सो वी हैव टू फाइंड दैट हाइट h एट विच द प्लग ओपन्स। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब प्लग ओपन होने के बाद क्या होगा? प्लग ओपन होने के बाद में ये जो फ्लोट है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। कुछ वाइब्रेशन वगैरह होने के बाद में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। जब mg और बॉयंट फोर्स बैलेंस होंगे तब इसका मतलब ये जो प्लग है इसको वो ऊपर खींच चुका होगा अपने साथ में, और ये जो पानी है ये फ्लो होता नीचे से बाहर निकलेगा और फिर प्लग वापस से थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर लेवल। और उसके बाद में अगर हम और पानी डालते गए तो वापस का यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और ये बन गया हमारा लेवल कंट्रोलर। तो आइए जरा देखें वो हाइट जब ये प्लग जस्ट ओपन होगा। सो लेट्स राइट ऑल द इक्वेशंस। सबसे पहले हम प्लग के बारे में इक्वेशन लिखते हैं। यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस है। अंदर का प्रेशर है P नॉट प्लस रो जी एच और बाहर का प्रेशर है P नॉट। प्रेशर डिफरेंस कितना? delta P is P naught plus rho gh minus P naught. This is equal to rho gh. ओके, तो अब हम लिखेंगे डेल्टा P टाइम्स एरिया ऑफ प्लग। तो ये है इस प्लग पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है T। सो दिस इज इक्वल टू T, यानी कि रो जी एच इज इक्वल टू T। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं इस फ्लोट के लिए इक्वेशन। यहां पर mg है नीचे के डायरेक्शन में, ओके। अच्छा, यहां पर रो जी एच टाइम्स एपी भी हमको करना था, एरिया ऑफ द प्लग, जिसको हम करना भूल गए, इसलिए हम यहां पर फिर से एपी लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब हम आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट पर नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg, ओके, और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है बॉयंट फोर्स, दिस इज fb, ओके, एंड नीचे के डायरेक्शन में टेंशन T। सो वी कैन से दैट दिस mg plus T, this is equal to FB, buoyant force। और हम बोल सकते हैं कि टेंशन T, this is equal to buoyant force minus mg। So buoyant force, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें? वेल, अगर आप यहां पर डेप्थ ऑफ दिस बॉटम मोस्ट पोर्शन फ्रॉम द सरफेस इसको आप x माने तो आप निकाल सकते हैं weight of liquid displaced and that will be equal to buoyant force। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने फ्लोट का माना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AF, और ये जो डेप्थ है ये है x,
सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको g से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, और उसके बाद में हम इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास में आएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दिस इज बॉयंट फोर्स। इसमें से हम mg को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो mg, सो मास गिवन है 0.3 और उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट दिस टेंशन T। तो हमने लिखा एरिया ऑफ द प्लग, area of the plug, what is the area of plug? 10 centimeter square, so 10 into 10 raised to power minus 4 times rho, density of water is 10 raised to power 3 times g, which is 10 times h. What is h? Well, h is we can say h is equal to x प्लस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ओके, सो h इज इक्वल टू x प्लस 0.1। अब हम यहां पर h की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोट विच इज 220 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 टाइम्स x टाइम्स x को हम जरा बाहर लिख देंगे ताकि हमें आसानी हो, टाइम्स रो की वैल्यू गिवन है 10 रेज टू पावर 3 बिकॉज दिस इज वाटर, टाइम्स g विच इज 10। इसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट mg। m हमें गिवन है 0.3 एंड g इज 10, so 0.3 times 10. So this is the equation. अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So we are getting x plus 0.1 and then we have this thing is equal to 2x minus 3. And what are we 110 also gets cancelled out, so we have minus 0.3. okay, और यहां से हमें x की वैल्यू पता चलेगी, so we are getting x is equals to 0.4. this is x. now x जब आपको पता चला तो h आ जाएगा, h is equals to 0.4 plus 0.1, this is 0.5 मीटर। तो जब हम आधे मीटर तक की हाइट पर ये लिक्विड भर देंगे तब जाकर के ये प्लग खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम, और फाइनली लिक्विड बाहर निकलने लगेगा। अब देखिए ये जो फ्लोट है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा जैसे ये प्लग खुलता है। तो आइए जरा उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। तो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है हालांकि, लेकिन उस सिचुएशन को अगर हम समझें तो फ्लोट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, और अगर आप माने कि यहाँ पर कुछ डैम्पिंग वगैरह है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर के वो स्टेबल होता है जस्ट आफ्टर द प्लग ओपन्स। तो हमने इस लिक्विड की हाइट को अभी डिक्रीज नहीं करा, लिक्विड बाहर निकलेगा और डिक्रीज होगी, लेकिन ये फ्लोट अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ चुका है, और जो प्लग है ये इस रॉड से अटैच्ड है तो ये भी ऊपर उठ चुका है। ओके, और अब प्लग के ऊपर और नीचे यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेम है क्योंकि प्लग बहुत थिन है। सो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस तो 0 है और प्लग भी मासलेस है, रॉड भी मासलेस है, तो बेसिकली यहाँ पर जो टेंशन है दिस विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन हो गई 0। नाउ mg और बॉयंट फोर्स ये दोनों बैलेंस हो गए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, और मान लीजिए यहां पर जो डेप्थ है ऑफ द बेस ऑफ दिस फ्लोट इज y। तो यहां पर जो लिक्विड है जो कि यहां पर खाली हो सकता है, दिस इज ऑफ वी कैन से दिस इज ऑफ x माइनस y पोर्शन। ओके, तो x माइनस y पोर्शन ऑफ लिक्विड, इतने हाइट का लिक्विड खाली हो सकता है,
एंड वी कैन ऑब्वियसली फाइंड वाई. अगर आप इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू एम जी, तो वहां पर आपको y की वैल्यू पता लगेगी और आप x माइनस वाई कितना हाइट का लिक्विड खाली होगा बिफोर दिस प्लग अगेन क्लोज, सो वो आप निकाल सकते हैं. सो बिफोर दिस प्लग क्लोजेज अगेन आप वो x माइनस वाई हाइट वो निकाल सकते हैं जो कि वाटर जितने हाइट का खाली हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड this practical situation. Now let's go on. Here we have our last question finally. So a cross sectional area of horizontal tube increases along its length linearly as we move in the direction of flow. So हमारे पास में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. गुड. And the variation of pressure as we move along its length in the direction of flow is best represented or best depicted by which of the following graphs. तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लिक्विड और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव होते जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा विथ एक्स. सो वी हैव टू पिक द करेक्ट ग्राफ. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट 1 and let's take this point 2 at a distance of x. Point 1 पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम मानेंगे a1. तो point 2 पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा a1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा x, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. point 1 पे जो प्रेशर है उसको हमने माना p1 और point 2 पर जो प्रेशर है उसको हम बोल देंगे p. ओके. एंड द velocities हमने मानी v1 एंड दिस v velocity v. तो आइए सबसे पहले इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सो वी कैन से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 एंड v2 इज नथिंग बट v. सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और जो a2 है इसको आप लिख दीजिए a1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा एक्स और ये जो वेलोसिटी है यहां पर वो है v. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ये इक्वेशन हमको आती है. और कौन सी इक्वेशन आती है? बर्नौलीज इक्वेशन आती है. ठीक है, चलिए वो भी लिख देते हैं. सो वी हैव दिस प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू प्रेशर P2, उसको हमने P बोला, प्लस हाफ रो दिस वेलोसिटी V स्क्वायर. फाइन. तो ये दो इक्वेशन हमें आती है, हमने ये लिख दी. अब देखिए आप यहां पर प्रेशर P फाइंड कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x. सो P इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर. और V कितना था? V था V1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा x. तो हम यहां पर स्क्वायर कर देंगे. सो वी आर गेटिंग दिस थिंग. अब हमारे पास आ गया प्रेशर P एज अ फंक्शन ऑफ x और हम इसका सुंदर सा ग्राफ बना सकते हैं P वर्सेस x. सो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 प्रेशर कितना? जब x 0 होगा तब यहां पर हमारे पास प्रेशर आ गया P इज इक्वल टू P1. तो ग्राफ चालू होगा P1 से व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब हम आगे बढ़ते हैं. हम लिखते हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो जब x इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तब क्या होगा? तब आप देखिए जो डिनोमिनेटर है ये इन्फिनिटी हो जाएगा. तो v1 स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फिनिटी वो होगा 0. तो हमारे पास में प्रेशर आएगा फाइनली दिस प्रेशर विल बी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. ओके. तो जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा और x इक्वल टू इन्फिनिटी पर प्रेशर हमारे पास आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. तो ऐसा कुछ एसिम्प्टोटिक कर्व हमें मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ. अब हम जरा ऑप्शंस को देखें. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ये था हमारे डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.